वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, केमिकल शिफ्ट। ठीक है, पहले भी बात बोली थी हमने, नंबर ऑफ सिग्नल हो गए थे, हमारा स्प्लिटिंग हो गया है, उसके बाद हमने इंटेंसिटी भी चेक कर ली है, उसके बाद हमारा बचा था पोजीशन। पोजीशन को डिफाइन करते हैं हम हमारे केमिकल शिफ्ट वैल्यू से। ठीक है, पोजीशन किससे डिफाइन करेंगे हम? उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू से। अब केमिकल शिफ्ट वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करें कि नंबर ऑफ सिग्नल्स जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि टाइप ऑफ प्रोटॉन बताते हैं हमारा, कि टाइप ऑफ प्रोटॉन का मतलब है कितने प्रोटॉन्स हमारे हैं या कितने सेट ऑफ इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ सिग्नल टेल्स अबाउट द सेट ऑफ tells about the set of equivalent protons present in a molecule। तो नंबर ऑफ सिग्नल तो क्या बता रहे थे हमें? सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की कितने हमारे डिफरेंट केमिकल या एनवायरनमेंट के जो हमारे प्रोटॉन्स थे वो प्रेजेंट है, या फिर जो हमारा एक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे हमने बात की थी CH3 CH2 है, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि इसमें दो तरीके के सिग्नल हमें मिलेंगे, एक CH3 का मिलेगा, एक हमें CH2 ग्रुप का मिलेगा। ठीक है, इसकी डिटेलिंग पूरी तरीके से हम देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब बात करते हैं कि पोजीशन क्या डिफाइन करती है। तो देखो, पोजीशन ऑफ सिग्नल जो है वो उसका टाइप बताएगा प्रोटॉन का, कि प्रोटॉन किस टाइप का, उसके नेचर बताएगा कि हमारा प्रोटॉन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बेंजाइलिक है, विनाइलिक है, एलाइलिक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसकी पोजीशन ऑफ सिग्नल से बताती हैं। पोजीशन ऑफ सिग्नल को, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ सिग्नल भी क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो, सिग्नल हमें पता लग गया कि सिग्नल हमें बता रहा है कि इतने सिग्नल हमें मिलेंगे। हमने ये बात करी कि जब स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, सपोज मुझे दो सिग्नल यहाँ पे ऐसे सिंगलेट मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा प्रोटॉन ऐसा होगा जिसके ऊपर नेबरिंग इफेक्ट भी नहीं लग रहा और मुझे केवल और केवल दो सिग्नल मिल रहे हैं। दो सिग्नल के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH3CO CH3। देखो यहाँ पे भी इस वाले नेबरिंग के ऊपर कोई किसी तरीके का नहीं है प्रोटॉन, तो इसके ऊपर जो CH3 का है उसके पास भी क्या मिलेगा? इसको सिंगलेट ही मिलेगा। तो जब प्रोटॉन है ही नहीं तो इसके पास ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है वो पीक्स को चेक करना है, कितने सिग्नल्स हमें मिलेंगे। अब इसके पास तो प्रोटॉन ही नहीं है, प्रोटॉन नहीं है तो सिग्नल ही नहीं है इसके पास, तो यहाँ पे हम सिग्नल चेक ही नहीं करेंगे। अब तुम बोलो कि मैम इसके नेबरिंग का इफेक्ट है, तो नेबरिंग का इफेक्ट तो तब देखोगे जब इसके पास भी प्रोटॉन होगा। जब इसके पास प्रोटॉन ही नहीं है तो इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो हमें यहाँ पे जो पीक मिलेगी वो कैसी मिलेगी? हमें सिग्नल और सिंगल पीक्स हमें यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल हमें ये डिफाइन करती है कि सपोज अब हमें ये पीक्स तो पता लग गए, मुझे ये नहीं पता ये किस पोजीशन के ऊपर है। भाई ये 1 डिग्री है तो मिथाइल 1 डिग्री है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस पोजीशन के ऊपर हमें मिलेगा, कहाँ पे ये लाई करेगा। मैंने तो दो पीक बना दी यहाँ पे और दोनों मिथाइल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ जो मिलेगी मिथाइल की वो सेम मिलनी चाहिए इतना। तो ये पोजीशन हमारा डिफाइन करेगा कि ये सिग्नल हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और पोजीशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर बात करो तो पोजीशन ऑफ सिग्नल जो है वो हमें बताती है टाइप ऑफ प्रोटॉन, या बताता है हमारा नेचर ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों चीज़ें हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ बताती हैं या उसकी पोजीशन की सिग्नल हमें बताती हैं। नेचर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है कि प्रोटॉन कैसा है हमारा, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, विनाइलिक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये सारी की सारी हमें इससे पता लगेगी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से लाई करता है। ठीक है, अब केमिकल शिफ्ट वैल्यू को समझने के लिए हमें दो इफेक्ट समझने जरूरी है, शील्डिंग एंड डीशील्डिंग।
ठीक है, ये भी हम अच्छे से पढ़ के आए हैं कि शील्डिंग जो होती है वो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो हम ये बोलते हैं कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी देखो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होती है तभी जो है वो हमें आगे जाके हमारी वैल्यूज़ हमें मिलती है। जब हम मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ ना कुछ रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब करता है और उसी के बाद तो सारा फिनोमिनन हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, शील्डिंग एंड डीशील्डिंग तभी तो दिखेगी जब कुछ ना कुछ हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी जो होगी, जैसे जो भी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी, अगर वो उसको अपफिल्ड कर रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा शील्डिंग, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो हमारा जो है वो हो जाता है हमारा डाउन फील्ड। तो ये क्या करेगा, अप फील्ड का काम करेगा और शील्डिंग जो है वो मेरा डाउन फील्ड करेगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमने बात की थी कि ये नेट को क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो डिक्रीज कर रही थी। तो मैंने वहीं पे ये कहा था ना कि अगर नेट को डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जो दे रहे हो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यही बात हमने यहाँ पे बोली है कि जो शील्डिंग होती है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को अप फील्ड करेगी। ठीक है, हमने यही चीज़ बोली, देखो इसको रिलेट करना है शील्डिंग डीशील्डिंग की जो मैकेनिज्म हमने वहाँ पे पढ़ी थी। हमने ये कहा था ना कि हमें 100 लगानी है, ठीक है। अगर ये 10 से इसको इंड्यूस्ड कर रहा था तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा था क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही थी। तो 90 के आसपास आ रहा है। अब 90 अगर वैल्यू आ रही है तो हमें तो लगानी 100 थी, तो 100 के लिए क्या करेंगे 110, मतलब इंक्रीज कर दो इसको इंक्रीज करोगे तो इंड्यूस अभी भी 10 रहेगी और हमारी कितनी आ जाएगी 100। तो हमने यही बोला कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हम उसको अपफिल्ड कर दें। सेम चीज़ डीशील्डिंग के साथ करोगे कि वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था तो हमने इंक्रीमेंट से हम क्या कर देंगे, उसका डिक्रीमेंट कर देंगे। तो ये दो फिनोमिनन हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं इस केमिकल शिफ्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हम बात करें कि मैम इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। देखो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को निकालना भी तो है हमें, ठीक है, पता होना चाहिए कि कैसे निकाली। तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ निकाली गई हैं उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, ठीक है, फॉर चलो ऐसे लिख लेते हैं, इनकी वजह से जो है वो हमें शिफ्ट दिखता है, ठीक है, अपफिल्ड या वो करेंगी तो इनकी वजह से हमें शिफ्टिंग दिखेगी। तो सच शिफ्ट कंपेयर्ड विथ reference in the position of NMR absorptions which arises due to shielding and de-shielding of protons by the electron is called chemical shift। उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। तो इन्हीं शिफ्ट को कंपेयर करोगे किसके साथ, रेफरेंस पॉइंट के साथ। कुछ ना कुछ रेफरेंस हमें लेना होगा और उसके बाद हम इन केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब हमें रेफरेंस लेना है तो रेफरेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे TMS यूज़ करेंगे, ठीक है। TMS क्या होता है, ट्राई मिथाइल साइलेन। अब मैथ्स वाले में उसके बाद हम कहाँ देखेंगे इसको, TMS के अंदर। TMS से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब जब हम TMS के साथ इसको कंपेयर करेंगे, TMS क्या होता है, ट्राई मिथाइल साइलेन, ठीक है। TMS क्या है, ट्राई मिथाइल साइलेन। इसके साथ हम ना इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, TMS के साथ। TMS का अगर स्ट्रक्चर बनाओ, टेट्रामिथाइल, सॉरी, इट इज टेट्रामिथाइल।
विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ CH4, ठीक है। तो Si CH3 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 और ये CH3, इसके साथ जो है ना हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे रेफरेंस पॉइंट को, और इसकी वैल्यू को हम TMS की वैल्यू को हम 0 से 10 की रेंज में रखते हैं। हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स की जो डेल की वैल्यू आती है वो 0 से 10 के बीच में ही आती है। तो जो TMS की वैल्यू होती है उसको हम 0 कंसीडर करके चलते हैं, और जो TMS स्केल होता है वो हम 0 से 10 लेके चलेंगे। तो TMS को, अब ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वाई वी यूज TMS, ट्राइमेथाइलसाइलिन ही क्यों यूज़ करा, CH4 भी तो यूज़ कर सकते थे इसकी जगह, फिर हमने ये क्यों यूज़ करा। देखो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो सिलिकॉन और कार्बन के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से हमारा इतना डिफरेंस क्रिएट हो सके। दूसरी बात, इसके पास जब प्रोटोन मिलेंगे तो देखो सारे जितने भी प्रोटोन है इसके पास 12 प्रोटोन्स जो आ रहे हैं वो इक्विवेलेंट नेचर के आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी 12 प्रोटॉन्स है वो इक्विवेलेंट है, इसी वजह से क्या होता है कि इनका जो स्केल वो मिलेगा वो हमें एक ही मिलना है, वैल्यूज़ के अंदर किसी भी तरीके की कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन अराइज होगा हमारे पास कि हमें कैसे करना है, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे अगर 12 प्रोटॉन्स आ रहे हैं तो उन 12 प्रोटॉन्स को हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट मान के काम करना है। और जब हमने इनको इक्विवेलेंट माना तो इसी का जो डिफरेंस आता है, इसकी पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन विथ रेस्पेक्ट टू TMS सिग्नल इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। तो एब्जॉर्प्शन की जो पोजीशन आएगी, अभी मैंने बोला ना शील्डिंग और डीशील्डिंग में कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस एब्जॉर्प्शन को किससे कंपेयर करना है, हमें TMS से जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है। तो TMS हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, TMS उसकी डिटेलिंग देगा कि भाई 0 है। सपोज तुम्हें दो चीज़ों के बीच में कुछ कैलकुलेट करनी है, एक की वैल्यू तुम्हें पता है, दूसरा तुमने उसके रेफरेंस से लिया कि मुझे पता है TMS की 0 वैल्यू आ रही है, TMS तुम यहाँ पे 0 मार्क कर दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी वैल्यूज़ होंगी। अब ये 1 2 3 वैल्यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मार्क की देगी, कहीं ना कहीं जो भी सिग्नल हमें यहाँ पे मिल रहा होगा वो हमें ये बताएगा। तो जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी और इसको हम लेस कर देंगे ना TMS को, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो डेल की लाई करेंगी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, द डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी of the proton with respect to signal is called chemical shift। तो हमारा जो सिग्नल है, सिग्नल जो आएगा उससे जो उसकी वैल्यू आएगी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की, उसको कंपेयर करोगे तो उसको क्या बोलोगे, केमिकल शिफ्ट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ हम इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि यूनिट एंड स्केल, ठीक है। स्केल तो वैसे मैंने बता ही दी है, ऑफ डेल, ठीक है। किसकी बात करोगे, केमिकल शिफ्ट की बात करेंगे हम। तो यूनिट और स्केल की बात करो तो जो डेल है ना वो मेजर होता है हमारा हर्ट्स के अंदर, ठीक है। डेल को मेजर करना है हमें किसके अंदर, हर्ट्स के अंदर, विच इज़ डायरेक्टली, और यूनिट जो यूज़ होगी इसके लिए वो यूज़ होती है हम डेल्टा, डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेशियो इज ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट मेगा हर्ट्स के अंदर, ठीक है। डेल है और हर्ट्स है। अब कुछ हम इसका एक दो फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारा क्या होगा। तो देखो डेल इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट फ्रॉम TMS, जो कि हमारा हर्ट्स में चलेगा, और नीचे जो आती है वो आती है हमारी स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनटू 10⁶, और ये जो आती है ये आती है मेगा हर्ट्ज के अंदर। ये डेल का जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हम जो है हमारी जो ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट आएगी जो TMS से आती है, और जो स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी होगी, देखो स्पेक्ट्रोमीटर की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी हमें डेटा गिवन होगा, उस डेटा से हमें जो है
इसको मल्टीप्लाई कर दें वो मेगाहर्ट्ज और हर्ट्ज में इंटू 10 की पावर 6 करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला ये आता है हमारा पी एफ माइनस का न्यू टी एम एस अपॉन में न्यू एस एफ। ठीक है, अब ये क्या क्या लिखा है हमने अपने पी एफ का मतलब है प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टीएमएस हमें पता ही है, तो हम अगर फ्रीक्वेंसी को भी करेंगे तो हमारा डेल की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें दे देगा। न्यू जो है वो एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी की हम वेवलेंथ डाल लो, फ्रीक्वेंसी ले लो, तो उससे भी हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। हमें जैसे फ्रीक्वेंसी पता है, पीएफ पता है, न्यू माइनस टीएमएस से पता होगा तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैल्यू किस में देगा ये हमें, हर्ट्ज के अंदर। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है इसका, डेल इज इक्वल्स टू डेल हर्ट्ज अपॉन के अंदर न्यू एस एफ जो कि हमारा मेगा हर्ट्ज के अंदर जाएगा। ये भी हमारा केमिकल शिफ्ट निकालेगा। अब कैसे निकालेगा बेटा, ये देखो, जब हमने यहाँ पे पीछे देखा कि जो ये चीज़ आई है इसको लेस करके हमने क्या बनाया कि कुछ ना कुछ हमारा नया डेल बना होगा, और जो डेल बना है उसको हमने क्या करा, ऐसे, मतलब ये जो है ये हमारा ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट हो जाएगी टीएमएस से। जो हमने ऊपर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मेरी डेल जो है वो ऑब्जर्व्ड है, और जो ये म्यू एस एफ है वो मतलब स्पेक्ट्रोमीटरी का जो मेरा इंस्ट्रूमेंट था ये उसकी वैल्यू हमारी आई है। ठीक है, यूनिट जो होती है ना हम इसको पीपीएम बोलते हैं, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन इसलिए हमने बोला, देखो ये तो हर्ट्ज मैंने इस तरीके से बताई है, पार्ट पर मिलियन क्यों बोला, क्योंकि देखो 10 के पास 6 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं वैल्यू इस तरीके से लाई करेगी। तो ये दोनों वैल्यूज तो हमें हर्ट्ज में ही लिखनी है, तब जाके हमें डेल जो मिलेगा वो मेरा किस में मिलेगा, पीपीएम के अंदर हमें जो है वो मेरा डेल का वैल्यू मिलता है। ठीक है, अब अगर एक देखो एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है डेल इज इक्वल्स टू 2.0 ppm। ठीक है, और डेल हर्ट्ज की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब ऑब्जर्व्ड वाली की, और न्यू एसएफ हमें दे रखी है कितनी, 200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, सीधे सीधे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। हमें पता है पीपीएम के अंदर डेल की वैल्यू होती है, अभी बताया कि जो डेल की यूनिट है वो किस में जाएगी, पीपीएम के अंदर जाएगी। ठीक है, पीपीएम में डालो, कैसे डालोगे, डेल इज इक्वल्स टू अभी हमने लिखा है डेल हर्ट्ज अपॉन के अंदर न्यू एसएफ। ठीक है, अब डेल की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 2 इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, डेल हर्ट्ज की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, और न्यू एसएफ कितना है 200 मेगाहर्ट्ज। अब मेगाहर्ट्ज को इधर लेके जाओगे और पीपीएम के अंदर वैल्यू, इसका मतलब वो डायरेक्टली जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाएगी, डेल हर्ट्ज देगी। तो डेल हर्ट्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 400 हर्ट्ज। ठीक है, क्यों हुआ, देखो ये जो थी ये मेगाहर्ट्ज तुमने यहाँ लिखा, मेगा मेगा 2 पीपीएम से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 10 की पावर 6 आ रही है, और जब तुम 10 की पावर 6 और इसको करोगे पीपीएम की वैल्यू को हटाओगे, उसके लिए तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे इसका मतलब 10 की पावर 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या देगा, 400 हर्ट्ज के आसपास तुम्हें ये वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन अब करते हैं हम, पी एफ फॉर अ प्रोटोन is found at 200 hertz and for TMS it is 100 hertz. Calculate the chemical shift of the ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। मैं बता देती हूँ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है एसएफ की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पेक्ट्रोमेट्री की फ्रीक्वेंसी है इज 500 हर्ट्ज। अब हम इसका आंसर करेंगे।
500 हर्ट्ज, ठीक है। लेट्स डू इट। देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो देखो ऐसे अगर न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को लिख लो, नोट डाउन कर लो। पी एफ की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें न्यू पी एफ कितना दे रखा है हमें 200 दे रखा है। टी एम एस के लिए न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 100 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है एस एफ की वैल्यू। कैलकुलेट द केमिकल एस एफ भी दे रखा है हमें 500 हर्ट्ज, और उसके बाद हमें डेल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि डेल कितना होता है हमारा, डेल की वैल्यू भी बोले थे हमने म्यू पी एफ माइनस म्यू टी एम एस अपॉन के अंदर क्या लिखना था हमें न्यू एस एफ। डेल की है पी एफ 200 है और टी एम एस की वैल्यू कितनी है 100, माइनस का 100 हो जाएगा। एस एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 500। निकाल लो सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारी हर्ट्स के अंदर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर हर्ट्स के अंदर होता है तो डायरेक्टली वो हमें किस में देगा पीपीएम के अंदर वो वैल्यू दे देगा। कैलकुलेट कर लो 100 अपॉन के अंदर 500 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2 ppm। तो ये हो गई हमारी डेल। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा केमिकल शिफ्ट के ऊपर और आगे चर्चा करते हैं कि टीएमएस स्केल की बात करी मैंने अभी। तो टीएमएस स्केल के अंदर डेल 0 टू डेल 10 तक हमारा वैल्यूज़ मिलता है। मतलब केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ किससे जाती है हमारी डेल 0 से डेल 10 तक हमारी जाती है। और सारी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ जो होंगी ना किसी भी प्रोटोन की वो इनके बीच में ही लाई करती है हमारी, ठीक है। उसके बाद एक और आता है कि डेल से ना करके हम इसको किसी और से भी रिप्रेजेंट करते हैं टॉ स्केल से, ठीक है। टॉ स्केल के लिए जो होता है वो होता है कि डेल प्लस टॉ जो होता है वो हमारा कितना होता है 10 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब टॉ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अगर तुम निकालोगे डेल तुम्हें पता है 0 है डेल तुम्हें, तो डेल कितना हो जाएगा देखो 10 माइनस का टॉ, ठीक है। तो टॉ इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 माइनस का डेल, इस तरीके से। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि डेल की वैल्यू तुम 0 से 10 लिखते हो और टॉ की जो वैल्यू है वो 10 से 0 जाते हो। बस इतना सा ही डिफरेंस इसके अंदर क्रिएट होता है। अब आता है हमारा कि हम स्पेक्ट्रा को कैसे बता सकते हैं। तो द प्रोटोन हैविंग सेम वैल्यू, ठीक है, मैं थोड़ा डिक्टेट कर देती हूँ। द प्रोटोन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ डेल लिख देते हैं, चलो ठीक है। सेम वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट प्रोटोन। अगर सेम वैल्यू ऑफ डेल आ रही है तो इसका मतलब वो कैसे हमारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाएंगे। अगर डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट तो हमें पहले से पता है क्या होता है, इसके लिए तो हमें बताने की नीड ही नहीं है, ठीक है। ये तो हम पूरी कहानी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जब स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हो ना, आज तक तुमने यहाँ से शुरू किया होगा स्पेक्ट्रा बनाना, यहीं से करते हो 0 से 10। इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर हम इस तरीके से हमारा स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मेरा TMS का रेफरेंस है, ठीक है। अब TMS का रेफरेंस इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू 0 है मेरी। अब 0 से कहाँ चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और अगर ये तो मैंने किसके लिए लिखा है डेल। अगर मैं टॉ के लिए वैल्यू लिखूँ तो ये चीज़ मेरा 10 रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बोला कि जो हमारी टॉ की वैल्यू थी वो क्या आ रही थी हमारी डेल माइनस 10। तो ये जो डेल माइनस 10 आता है वो इस तरीके से आएगा हमारा कि 0 माइनस करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाती है 9 8, मतलब इसके सामने ही बनाते जाना, ठीक है। जैसे ये मेरा बन गया 1 2, अब इसके सामने ये
ठीक है, 7 6 5 4 3 2 और ये 1 और ये 0, ये इस तरीके से हमारा ये। तो ये वाली जो डेटा है ये है मेरा टॉय स्केल का और ये है मेरा डेल्टा का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम शील्डिंग और डी शील्डिंग कैसे दिखाएंगे। तो देखो, अगर ये यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ है, तो ये क्या दिखाएंगे तुम्हें, अगर वैल्यू इस साइड मूव कर रही है 0 की साइड, तो ये दिखाती है तुम्हारा शील्डिंग को। और अगर वैल्यू जो है वो तुम्हारा इधर बढ़ रहा है तो वो किसको दिखाएगी, डी शील्डिंग को। किसको दिखाएगी, हमारा डी शील्डिंग को। तो इस तरीके से हमारा अब शील्डिंग में क्या हुआ है, अप फील्ड हुआ है, और डी शील्डिंग में क्या हुआ है, डाउन फील्ड हुआ है। तो जब वैल्यूज़ हम डिक्टेट करना शुरू करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारी शील्डिंग, मतलब अगर मॉलिक्यूल शील्ड हो रहा है तो उसके केस में डेल की वैल्यू कम आएगी, और अगर डी शील्ड हो रहा है तो उस केस के अंदर जो हमारी डेल की वैल्यू है वो हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। आ गई यहाँ तक बात समझ में, कैसे हुआ ये हमें समझ में। डाउन फील्ड का मतलब क्या है कि हाँ तुम डिक्रीज कर रहे हो, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहाँ पे डिक्रीमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे हम बाद में ना केमिकल शिफ्ट को समझने के लिए उसके फैक्टर्स को समझेंगे कि डाउन शील्ड और शील्ड कैसे होगा मॉलिक्यूल। अभी तक हमने सिर्फ समझा कि शील्डिंग होती है और डी शील्डिंग होती है, तो ये समझना भी तो ज़रूरी है ना कि हमारा शील्डिंग और डी शील्डिंग होता कैसे है। जब शील्डिंग और डी शील्डिंग हम प्रोटॉन्स की वजह से समझ जाएंगे तो हम ये वैल्यूज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्पेक्ट्रा बनता है वो मेरा उल्टा इस तरीके से बनेगा। अगर तुम टॉ में बनाओगे तो 10 से इधर शिफ्ट करोगे तो तुम्हारी डाउन फील्ड की वैल्यू इधर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ये स्पेक्ट्रा का ध्यान रखना है कि जब तुम स्पेक्ट्रा बनाओगे तो कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा जो है वो हमारा बनता है। अब बात करते हैं हमारे केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ की। कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी कि किसकी वैल्यूज़ कितनी आती है। डेल के अंदर ही देखो, जो मेजरली डेटा यूज़ होता है ना वो हम डेल के अंदर यूज़ करते हैं। टॉक तब यूज़ होता है जब तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि डेल की वैल्यू गिवन है तो टॉ स्केल के ऊपर केमिकल शिफ्ट कितना जाएगा, तो तुम्हें बाय द न्यूमेरिकल वो तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी कुछ केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ की। केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ में अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री प्रोटॉन है, ठीक है, 1 डिग्री अगर प्रोटॉन है तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी 0.9 ppm। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री प्रोटॉन साथ में कौन सा हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp3 होगा। अगर तुम्हारे पास ये आ जाए CH sp2 प्रोटॉन, sp2 प्रोटॉन के लिए जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी 4 to 6 ppm के आसपास। ठीक है, एल्काइन के लिए जो आती है CH, एल्काइन मतलब sp के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 2 to 7, सॉरी 2 to 3, 7 तो बहुत ज़्यादा चली गई, सॉरी 2 to 3 ppm। ठीक है, अब एक बात तुम्हें यहाँ लगेगी कि मैम आपने 1 डिग्री जो sp3 बताया ना, sp3 के लिए जो आपने वैल्यू बोली वो 0.9 बोली, तो sp2 के लिए आपको ठीक है थोड़ी ज़्यादा बोलते तो 2 to 3 बोलते। आपने ऐसा क्यों करा, ये रीज़न समझ में आएगा कि sp2 ज़्यादा है sp के कंपैरिजन में, वो रीज़न समझ में आएगा जब हम उसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन सा इफ़ेक्ट लगता है। एक इफ़ेक्ट के कारण इसकी वैल्यू जो है वो बहुत हायर हो जाती है, और हायर हो जाती है इसका मतलब ये जो है sp2 ये मेरे प्रोटॉन को डी शील्ड कर रहा है। अभी हमने कहा अगर वैल्यू ज़्यादा होती है डेल की तो इसका मतलब डी शील्डिंग है, और कम होगी तो शील्डिंग है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि अगर ये sp2 हो रहा है तो इसका मतलब मेरा जो प्रोटॉन है वो बहुत अच्छे से क्या कर रहा है, उसको डी शील्ड कर रहा है। ठीक है, बात करें बेंजाइलिक की, बेंजाइलिक की वैल्यू आती है हमारी 8 to 9 ppm के अराउंड। ठीक है, प्रोटॉन हो गया और ये डेल की वैल्यूज हो जाएंगी हमारी। उसके बाद हम 2 डिग्री प्रोटॉन की बात करें मेरे,
2 डिग्री अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो उसके लिए जो वैल्यू आती है वो 1.3 ppm के आसपास आती है। 3 डिग्री की बात करोगे तो 3 डिग्री की जो आती है वो 1.7 ppm के अराउंड आती है। ये ही कुछ मेजर वैल्यूज़ है जो हमें याद करनी है। इसके अलावा हमें कोई ही वैल्यू याद नहीं करनी है कि मैम फिनॉल की कितनी जाएगी, एसीटोन की कितनी जाएगी, नहीं, कुछ याद नहीं करना है। ये जो डेटा है इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, यही मेन है, ठीक है। बाद में जब हमें ये बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को, तब हम ये सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये 4-5 जो वैल्यूज़ हैं लिखी हुई हैं ये याद करना थोड़ा सा है हमारे लिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें याद है ना तो उसके बाद हम सीख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमें केवल इन डेटास को ही याद करना है। मैं अभी भी बोल रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है, कैसे शील्डिंग डीशील्डिंग आएगा वो हम फैक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। क्यों बेंजीन का ये प्रोटॉन डीशील्ड हुआ इसका भी रीज़न आएगा, और इसका रीज़न अगर देखा जाए तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इसका जो प्रोटॉन था वो डीशील्ड था। क्यों था डीशील्ड? डीशील्ड इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की जो हमारी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड था उसका इफेक्ट नहीं लग रहा था, और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट लग भी रहा था तो विद इन द वो डायरेक्शन लग रहा था। और जब हम बोल रहे थे कि डायरेक्शन में लग रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो प्रोटोन हमारा डीशील्ड होता है, और इसी वजह से हमारा ये होता है जो बेंजाइलिक प्रोटोन है वो सबसे ज़्यादा डीशील्ड होता है। अब तुम देखो ना 8 to 9 ppm के आसपास चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा डीशील्डेड है। अब इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर तुम कोई ऐसा ग्रुप और जोड़ दोगे जो डीशील्डेड हो जाएगा तो 10 के आसपास चला जाएगा। तो इसीलिए हम ये चीज़ें समझेंगे कि ये कैसे हुई हैं। उससे पहले, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए प्रोटोन एब्जॉर्ब्स 420 हर्ट्ज more frequency than reference. Calculate the position of signal in tau scale if the operating frequency is 300 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो एक देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। वैल्यू किस में निकालनी है तुम्हें? टॉक के अंदर। अब मैम टॉक में कैसे निकालेंगे? हमें तो ये पता है, हम आंसर निकालते हैं इसका। हमें ये पता है कि हमें तो केवल डेल का फॉर्मूला पता है, और डेल का फॉर्मूला ये होता है कि डेल हर्ट्स अपॉन के अंदर न्यू एस एफ। यही पढ़ते हुए आए हैं हमने यही चीज़ पढ़ी है। उसने ये बोला है फॉर 20 हर्ट्स जो है वो मोर टीएमएस से कर रहा है, तो इसका मतलब उसने सीधे सीधे क्या दे दी? डेल की वैल्यू दे दी हमें। जब डेल की वैल्यू तुम्हें गिवन है तो निकाल लो, कितना है 420 हर्ट्स के अंदर, और ये कितने में था हमारा, कहाँ गए? एस एफ जो थी वो 300 दे रखी है तुम्हें, ठीक है। अब बात आती है कि हम किसके अंदर इस वैल्यू को निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला इंटू 10 की पावर 6 भी होता है, तो 10 की पावर 6 भी यहाँ पे लिखोगे क्योंकि पीपीएम में वैल्यू लानी है। मेगा हर्ट्ज से इसका मतलब कहीं ना कहीं 10 की पावर 6 ये है, और ये 10 की पावर 6 हर्ट्ज ये हो जाएगा। 10 की पावर 6 से 6 ये कट गया, दोनों वैल्यूज़ हर्ट्ज में आ गई। हर्ट्ज में आते ही हमें पीपीएम मिल गया। जैसे ही हमें पीपीएम मिला ये लो कैंसिल आउट हो गया। 42 डिवाइडेड बाय 30 अगर करोगे तो डेल की वैल्यू आती है हमारी 1.4। अब डेल की वैल्यू 1.4 है तो हमें ये भी पता है कि टॉ कितना होता है हमारा 10 माइनस डेल। 10 माइनस डेल कर लो, 10 की पावर माइनस 1.4 8.6 के आसपास आ जाएगी ये वैल्यू। तो इस तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं। नाउ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा। हमें ये कहता है, क्वेश्चन है मेरा, why we use TMS as the reference in NMR, ठीक है।
आंसर मैं लिख देती हूँ इसका। कुछ पॉइंट्स आएंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये कि देखो टेट्रामिथाइल जो सिलेन है वो जो होता है वो हमारा टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंगल की बात करोगे कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, इतना एंगल जो है वो यहाँ पे मिलता है। पहले पॉइंट की बात करो 12 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हमें मिलते हैं टीएमएस के अंदर। दे गिव सम सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो 12 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसका मतलब हमें एक ही सिग्नल वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिलिकॉन इज, ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन इज लेस देन दैट ऑफ कार्बन। कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले पाता, कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा ना वो, क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और जैसे ही कम है तो ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो प्रोटॉन इन टीएमएस डज नॉट फील डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गिव सिग्नल अप फील्ड एंड डेल वैल्यू डिक्रीजेस। देखो क्या होगा कि सिलिकॉन से इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं देने पड़ेंगे तो किसी तरीके की डेफिशिएंसी नहीं आएगी, डेफिशिएंसी नहीं आएगी तो किसी भी तरीके का इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना पड़ेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा तो इसका मतलब हमारा जो प्रोटॉन है वो कैसा है, डी शील्डेड प्रोटॉन आ जाएगा, डज नॉट फील डेफिशिएंसी। तो इसको डेफिशिएंसी फील ही नहीं होगी। भाई हमें किसकी निकालनी है, इस प्रोटॉन की निकालनी है ना, इस प्रोटॉन की वैल्यू निकालनी है हमें। अब प्रोटॉन के ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए था, यहाँ तो देगा या लेगा, ठीक है। देना लेना कब होगा, जब सिलिकॉन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो ये लेता इससे, कार्बन से लेता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये ले नहीं रहा है। तो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट डज नॉट फील इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट shielded and del value decreases। अब देखो इलेक्ट्रॉन को अगर ये फील नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा सिलिकॉन अपना, तो CH3 के ऊपर किसी तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं आ रही है इसीलिए तो मॉलिक्यूल मेरा क्या हो गया, शील्डेड हो गया। और हमने यही बोला था कि जहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है वहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या रहता है, हमारा शील्डेड रहता है। ये चर्चा हम शील्डिंग और डी शील्डिंग में कर आए हैं, तो वहीं से हमने ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी जहाँ हो ही नहीं रही है वहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल, इसका मतलब शील्ड हो गया। शील्ड हो गया तो उसकी डेल वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्मली स्टेबल है एंड इनर्ट है। अब थर्मली स्टेबल है इसका मतलब हीट का भी कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरा इनर्ट है, इनर्ट का मतलब क्या है कि किसी भी से रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज़ के कारण हम TMS को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो देखो 3-4 रीज़न क्या थे, 12 केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, एक ही सिग्नल देगा। अब जो एक सिग्नल मिल रहा है उसमें भी शील्डेड मिलेगा और डेल की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाती है। 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट ही नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। जब बिल्कुल नहीं कर रहे तो इसका मतलब डेल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करके कहाँ जाती है, 0 के आसपास चल जाती है। जब 0 के आसपास चली गई है इसीलिए हमने इसको क्या बोला है कि जो ये मेरा मॉलिक्यूल है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट की तरह हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। क्योंकि हमें क्या करना था, हमें TMS को क्या लेना था, रेफरेंस लेना था। और रेफरेंस के लिए 0 चाहिए था हमें। 0 क्यों करा भाई, 12 प्रोटॉन्स आ रहे मेरे पास, 12 प्रोटॉन्स किसी भी तरीके की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं खींच पा रहे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे होती तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती तो मेरा मॉलिक्यूल डी शील्डेड हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने किसी भी तरीके की मतलब शील्डिंग क्रिएट करा और शील्डिंग के कारण वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है। तो ये थी हमारी सारी की चर्चा केमिकल शिफ्ट के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम शायद फैक्टर्स का लेकर आएंगे कि हम फैक्टर्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, और उसी के अंदर हम सीखेंगे कि हमारा शील्डिंग होगा, मॉलिक्यूल डी शील्डिंग होगा उसके ऊपर।
सो थैंक यू।